हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की गणित का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 के सवालों को हम आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इस द्विघात समीकरण में जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी इसे हल करने के तरीके हैं, उन पर हमने प्रकाश डाला था, उसको हमने सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी जो एक्सरसाइजें थी 4.1 और 4.2 उन्हें हम जो फार्मूला बता रहे थे उसी में हमने समेट दिया। कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए थे जिनको आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि अस्तित्व किसे कहते हैं। अस्तित्व क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होना कहने का मतलब है मूलों का वास्तविक होना। तो मूल वास्तविक कब होते हैं? हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके विविक्तिकर d अगर ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, ये दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, और अगर d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होते हैं। इस कंडीशन में काल्पनिक होते हैं, ये हमने बताया था। तो आज हम यही परीक्षण करेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का 4 पार्ट है, इसमें चारों में कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो ही आपको वर्ग विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। चलिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमने कहा ना कि d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराचार फार्मूला है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो उसमें जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था, उसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्तिकर d कहते हैं। उसी के आधार पर मूलों के अस्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आप जानिए यहाँ पर ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। इससे तुलना करने पर तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2, b बराबर ऋण 7 और c बराबर 3। ये हो गया। तो d का मान क्या आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा, देखिए b का मान पहले रखना है b, तो b का मान ऋण 7 है, तो ऋण 7 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान कितना है 3। तो ये हो गया 49 माइनस 4 दूना 8 3 24। तो आपका 749 माइनस 4ac कितना घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 25। तो हम देख रहे हैं कि इस सवाल में, यानी जो आपका पहला सवाल हमने लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x प्लस 3, इसमें जो मूल थे विविक्तिकर था, ये धनात्मक आ गया। अब विविक्तिकर धनात्मक आने का मतलब है इसे d को कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल क्या है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो कह रहा है कि इन्हें ज्ञात कीजिए। और इन्हें ज्ञात कीजिए किस विधि से? इसे ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए ये अस्तित्व हमने ज्ञात कर लिया, अब हम पूर्ण वर्ग विधि से इन्हें हल करते हैं। तो हमने पढ़ा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम कांस्टेंट को दाहिने ले जाते हैं, इसके बाद x स्क्वायर के गुणांक की भाग देते हैं, यहाँ वही काम करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3।
अब इसमें क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 की हम भाग देंगे, 2 की भाग दे दीजिए, 2 की भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 इक्वल टू -3/2। देखिए हमने भाग क्यों दिया, हमने भाग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है। सबसे पहले हम इसे x स्क्वायर बनाते हैं, यानी 2 की जो भी गुणांक रहता है उसकी भाग देनी पड़ती है, तो हम 2 की भाग देते हैं। तो आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 इक्वल टू -3/2। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा था जब इतना कार्य कर लेते हैं तो मध्य पद में 2 की गुणा और 2 की भाग कर देते हैं। तो चलिए 2 की गुणा कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x गुणे 7/2/2। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ 2 की गुणा 2 की भाग इसलिए कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन x को 2 के साथ लगा दिया। चूंकि पहला पद यहाँ x है, हम फार्मूला पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a और जो बच गया उसे हम b समझ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 और दोनों पक्षों में यही जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए सॉरी x स्क्वायर और यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद है, तो ये लिख देंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 और प्लस 49/16। ये बराबर हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 2 8 16 8 गुना है तो 8 गुना कर देंगे, 8 3 24 प्लस 49, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अब जो है इसे लिख देंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू ये देखिए बराबर 25/16 भी लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 25/16 इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस लगा ही रहेगा हमेशा। अब x के 2 मान आ गए, तो यहाँ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो धन लेने पर धन लेंगे तो क्या आएगा, धन लेने पर x माइनस 7/4 बराबर 5/4। हल कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, इधर जाएगा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7 यानी 5/4 धन 7/4 बराबर 12/4 बराबर 3, 7 5 12/4 बराबर 3। और एक और रह गया, दूसरा रह गया ऋण लेने पर। अब यही कर देते हैं ऋण लेने पर, ऋण ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर ऋण 5/4। इसको डायरेक्ट हल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऋण 5/4 धन 7/4, ये हो गया 5 2 7 2/4 बराबर 1/2। तो x के 2 मान आ गए, x बराबर आ गया 3 का मान 1/2, ये x के 2 मान आ गए। तो x के ये दोनों मान हमारे यही आंसर है, या हल समूह भी इसको कहते हैं, या हलों का समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय कहेंगे तो इधर मझले कोष्ठक के अंतर्गत रख देंगे, या हल की समष्टि, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल भी परीक्षा में या पेपर में कर देता है, किताबों में करता है। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है
ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। जैसे पहला वाला हमने किया है ठीक उसी तरह से दूसरा वाला कर देंगे, उसी प्रकार से चौथा वाला कर लेंगे। जो तीसरा वाला है ये हम कर देते हैं, क्योंकि करने लगी है इसलिए हम इसको करना उचित समझेंगे। पहले का तीसरा, इसमें कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तुलना डायरेक्ट कर लीजिए। अब की बार हम नहीं लिखने जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर वो चीज़ें अब हमें जबानी हो गया, तैयार हो गया हमारा, वैसे लिख दे रहे हैं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 और c इक्वल टू, अब हम इसका d निकालेंगे। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या 4 करनी 3 है, तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3, ये बराबर हो जाएगा। देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16 और गुणे 3 करनी 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 4 जो 16 यहाँ 48 बराबर हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर 0। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालते समय द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकाला जाए और वह विविक्तकर शून्य हो जाए तो भी मूल वास्तविक होते हैं, और एक शर्त और है, मूल समान होते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, हल करते हैं तो हो जाएगा। देखिए सवाल उतारते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x इक्वल टू -3 ताकि हम ये देखिए प्लस को दाहिने में लेंगे माइनस। अब कितने भाग देंगे, 4 की। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, ये देखिए इम्प्लाइज हमेशा लगाते रहिए, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इक्वल टू -3/4। अब क्या करेंगे, मध्य पद में 2 की गुणा और 2 की भाग करेंगे। हमने कहा था 2 की भाग कर दिया और x के साथ 2 की गुणा किया करिए। और कहिए तो एक लाइन बढ़ा दें, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आने लगे, तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x इंटू अंडर रूट 3/2 और ये बराबर 3/4 है ही। यहाँ पर हमने देखे 2x अंडर रूट 3/2, इसमें 2 की गुणा किया 2 की भाग किया, 2 कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन फायदा हमारा है। फायदा यह है कि हमने 2 गुणे पहला पद इसे बना लिया, 2 गुणे x बना लिया और ये दूसरा पद हो गया, और लास्ट में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ प्लस b स्क्वायर हमने यानी अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, तो दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ लिया, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस इतना प्लस ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a स्क्वायर मिला प्लस b स्क्वायर मिला प्लस 2a और ये b, तो इसे कह सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा -3/4 और प्लस 3/4, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग इतना 3 होगा और इसका 2 का 4 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसका वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल भी 0 होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√3/2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में कह रहा है प्रश्न 1 के मूल सूत्र से ज्ञात कीजिए, यानी जो प्रश्न संख्या 1 में ये चारों प्रश्न हैं इनके मूलों को हमें सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसे भी कर देते हैं, इसमें से चारों में वही फार्मूला लगाना, त्रिज्याचार सूत्र, जिस पर हमने सवाल भी करवाया था, हमने बताया था कि त्रिज्याचार का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत ही काम का फार्मूला है। तो हम लोग उस सूत्र पर भी एक सवाल कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा प्रश्न 1 के मूल सूत्र से याद कीजिए। चलिए कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके हम चौथे पर आ जाते हैं। इसका चौथा पार्ट
चौथे पार्ट को हम कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके मूलों को हम क्या करते हैं, इसके मूल को ज्ञात करने के लिए, सूत्र से ज्ञात करने के लिए चाहे तो आप विभक्त कर पहले निकाल लें, अगर चाहे तो ना निकालें, दोनों बात है, बिना निकाले भी काम चल जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो डायरेक्ट अब हम लोग इतना अभ्यस्त हो गए बिना लिखे इसको कर सकते हैं। a बराबर 2 हो गया, b का मान 1 हो गया, c का मान 4 हो गया। तो अब आपका सूत्र क्या है, सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला है। तो b का मान माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4 बाई 2a का मान 2। तो ये आपका हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से 1 माइनस 4 को 16 दूना 32/4 बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 31 माइनस 31 बाई 4, ये यक्स का मान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मान में हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 31 आ गया, माइनस 31 आ गया तो इसका यह मूल क्या है, आभासी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम यहाँ चाहें तो लिख देंगे इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ऐसा लिख के भी छुटकारा ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको भी दिखा सकते हैं, एज यू लाइक, यह आपके ऊपर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हल करो x प्लस 1/x इक्वल टू 0। तीसरे का पहला है x प्लस 1/x इक्वल टू 0, इसको हल करना है। और यहाँ दिया है आगे x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता। x का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई 0 लिखने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता? आप सोच रहे होंगे, हाँ सही बात है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अगर हम यहाँ पर सवाल को देखें तो यहाँ पर लिखा है 1/x, अगर 1/x संयोग से x का मान आपका 0 या ऐसा कुछ आ गया तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हमारे गणित में डिफाइन नहीं है, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट माने अपरिभाषित, जिसको हमारी गणित में आज तक डिफिनेशन नहीं दी गई, जो हमारी गणित में बना ही नहीं, 0 की भाग बनी ही नहीं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ये कैसे हल हो सकता है? इसलिए पहले ये लिख देता है कि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर किसी भी भिन्न के हर में, जान लीजिए हमेशा के लिए, किसी भी भिन्न के हर में 0 नहीं हो सकता। तो x की यहाँ गुणा कर लेते हैं, हल करते हैं, x की यहाँ तिरक गुणा कर दिए, x/1 लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ये इंप्लाइज करेगा x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर सवाल में माइनस है, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस लिखा गया सवाल में, जहाँ तक हम समझते हैं, तो यहाँ पर माइनस है, तो x माइनस 1/x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 0। यह इंप्लाइज करेगा x स्क्वायर माइनस 1, ये 0/1 लिख के तिरक गुणा कर लीजिए, तो 0 है, कहिए 0 पे x की गुणा करेंगे, 0 क्योंकि 0 में जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है, क्योंकि 0 क्या कहता है, जो मुझसे टकराएगा मुझ जैसा हो जाएगा। 0 क्या कहता है, जो मुझसे टकराएगा मुझ जैसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल लेंगे, एक का वर्गमूल एक ही होता है, लेकिन कोई भी वर्गमूल प्लस और माइनस होता है, इसलिए ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये दोनों आपके देखिए, दोनों को में से, दोनों मूलों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। अगर बाई द वे यहाँ कोई एक तो x का मान 0 आता तो उसको आप नहीं लिखते, आप लिखते कि यहाँ पर क्या है, 0 का अस्तित्व तो नहीं है, 0 क्योंकि वहाँ पर नहीं हो सकता, 0 को लिख देंगे तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 संयोग से आया भी नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यह लिख रहा है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। देखिए
इसका दूसरा पार्ट है 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये सवाल है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा आ गया है। द्विघात समीकरण हमें दिख नहीं रहा है। आप सोच रहे होंगे अरे सर जी ये कहाँ से आपका द्विघात समीकरण आ गया, ये तो द्विघात दिख ही नहीं रहा क्योंकि दो घात तो है ही नहीं है। तो चिंता मत करिए बाबू, ये द्विघात ही है, ये द्विघात है, थोड़ा सा नकाब लगा के आ गया है। जिस प्रकार से इस समय कोरोना के दौर में सब लोग नकाब लगा के चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं और किसी का चेहरा आप दूर से नहीं पहचान सकते, ठीक उसी तरह से ये सवाल भी नकाब लगा के आ गया है। तो यहाँ से हम देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ करते हैं। तो ये इम्प्लाइज करेगा x गुणा करेंगे 7x माइनस 7, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 1 की गुणा डायरेक्ट कर देते हैं, तो -x माइनस 4/x+4 की गुणा इसमें करेंगे, x प्लस पहले x कर लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 7x, 4 की गुणा करेंगे तो प्लस 4x माइनस 7 28 बराबर 11/30। अब देखिए यहाँ पर यह x कट जाएगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा -11/x²। अब देखिए 7 यहाँ है, 7x ये 4x तो हो जाएगा -3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब चाहें तो हम 11 से दोनों तरफ भाग दे करके काट दें, यानी 11 1 जा 11, 11 एक 11 यहाँ कर दें, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब फिर एक गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। इसको बाएं में लाइए 30 को, इसको बाएं में लाइए, क्योंकि द्विघात समीकरण का क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी दाहिना पक्ष 0 होता है। इसको हम 0 बनाने के लिए इसको बाएं में लाते हैं, तो x² माइनस 3x और ये हो गया -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये बराबर आपका आ गया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो मिल गया, इतना रूप बदल के आया था, अंत में हम लोग उस रूप में ला दिए जिस रूप से हम परिचित हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको हल करना है, हल करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि किस विधि से हल करना, हम चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुणनखंड का विधि का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, तो इम्प्लाइज दैट x² माइनस, इसको मिटा देते हैं, x² माइनस, अब देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, तो -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। बीच वाले पद को हमने 2 और 1 में तोड़ दिया, क्योंकि गुणा करने पर 2 भी हो जाएगा और जोड़ने पे 3 हो जा रहा है। अब इसके बाद थोड़ी सी हमें जगह कम दिख रही है, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर के जो सवाल हैं पहले और दूसरे, इनको हम कर चुके हैं, इसलिए इनको मिटा देते हैं। तो इनको मिटा देते हैं, इसके बाद हम इनको क्या, हम चाहे तो तीसरा भी मिटा दें, क्योंकि तीसरा ही तो कर रहे हैं, तीसरा भी मिटा दिए। अब यहाँ हमें जगह मिल गई, तो यहाँ पर x², तो x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा का x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 2 देखिए यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 बाहर ले लीजिए फिर, तो बचा क्या, यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा आपका -1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, या तो ये इक्वल टू 0 या फिर यह 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो क्या होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। और अगर x माइनस, यही x माइनस 1 वाला दूसरा पार्ट, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। इस प्रकार से x के 2 मान आ गए, कौन कौन से, 1 और 2, ये 2x के मान आ गए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोक करके उसको जूम करके, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम जूम करके देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो रहमान की आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा कि कभी आपको द्विघात समीकरण और रैखिक बहुपद में समस्या हो तो पहचान जान लीजिए। कभी व्युत्क्रमों का योग अगर कहे तो वहां पर द्विघात समीकरण होता है, कभी गुणनफल कहे तो द्विघात समीकरण बनता है, अगर ये सब न कहे तो आपका रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात है। तो यहाँ 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम लास्ट में पूछ क्या रहा है, तो रहमान की आज की आयु यानी वर्तमान आयु क्या है, रहमान की वर्तमान आयु जानना है। तो हम सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना रहमान की आयु यक्स है या यक्स वर्ष है, तो देखिए तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष पहले पूछा, पहले 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आज कितनी है, यक्स है। तो अगर मान लीजिए आपकी आज की आयु 15 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 15 3 18 होगी। अगर 3 साल पहले कहा जाए तो 15 में से 3 घटा दें, यानी 12 साल हो जाएगी। अगर आपकी आज आयु 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 में से 5 घटाएंगे तब ना 15 आएगा। तो वही काम यहाँ भी कर लेना है। 3 वर्ष पूर्व आयु, 3 वर्ष पूर्व माने 3 घटा देंगे। अब फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या पश्चात, ये क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात आयु, ये हो जाएगी x + 5। अब सीधे सीधे सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए, 1/3 आएगा। तो व्युत्क्रम जानिए क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर हम सीधे खड़े हैं उल्टा खड़ा कर दीजिए, पैर को ऊपर कर दीजिए तो हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 5 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम बनाना है, कोई भी संख्या भिन्न होती है तो 1/5 अगर है, 5/1 है, इसका व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। अगर 10 है तो इसका व्युत्क्रम 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसका व्युत्क्रम करा तो इनके व्युत्क्रम का योग कर दिया जाए, उलट करके योग कर दिया जाए। तो प्रश्नानुसार 1/x-3 धन 1/x-5 बराबर 1/3, यह सवाल में कहा है। अब हल कर दीजिए, वही है, तिर्यक गुणा करिए, यहाँ पर क्या है भिन्न की तरह हल करिए। यहाँ x 1 की गुणा करेंगे तो जाएगी x धन 5 और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो धन x-3 बटे x की गुणा x में करिए तो x² धन 5x ऋण 3x ऋण 15 और ये बराबर हो जाएगा 1/3। ऊपर वाला देखिए x और x मिला के कितना हो जाएगा 2x धन 2 बटे ये हो जाएगा x² धन 5 में से 3 घटा देंगे 2x ऋण 15 बराबर 1/3। अब क्या करिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसकी यहाँ कर दीजिए, इसकी यहाँ कर दीजिए। 1 की गुणा पहले कर रहे हैं, 1 की गुणा पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि x² हमारा बाएं पक्ष में रहे। तो ये इंप्लाइज दैट x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 3 की गुणा करना है, 3 दूना 6x प्लस 6। तो ये इंप्लाइज करेगा x²। अब देखिए इसको बाएं मिलाते हैं प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाइज करेगा x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए
ये पहले का सवाल है, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, इसको हमने मिटा दिया। ये सवाल जो लिखा है 21 है, यहाँ 1 है, 21 है, कम 21, 7 3 21, 7 में से 3 अगर घटा दें 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दिया जाए 7x अधन 3x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो इम्प्लाइज ये करेगा, इम्प्लाइज हमेशा लगाते रहा करिए। तो यहाँ तो जाएगा x कॉमन लेंगे तो बचेगा x ऋण 7 एक कोष्टक में धन, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x ऋण 3 सत्ते 21 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x ऋण 7 दोनों में कॉमन है, x ऋण 7 और यहाँ से बचेगा x धन 3 बराबर 0। अब हम या तो इसको बराबर 0 करें या तो इसको बराबर 0 करें। तो अब यहाँ से अगर x धन 3 बराबर 0, तो अगर ऐसा है यदि x धन 3 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 3, और ऋण 3 किसी की उम्र होगी, कोई पैदा होगा तब भी उसकी उम्र 0 साल हो सकती है, कोई -3 साल का थोड़ा होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसे हम लिख देंगे अग्राह्य, अग्राह्य। अब दूसरा वाला देखिए, x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 है, यही आपके रहमान की आयु निकल गई, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको आप जोड़ आंसर की जांच भी कर सकते हैं। आंसर की जांच कैसे करेंगे, आंसर की जांच के लिए सवाल में क्या कहा, 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों आय को जोड़ने पर 1/3 आता है, क्या आता है देख लीजिए। उत्तर की जांच, जो आप समीकरण बनाए हैं इसी समीकरण के बाएं पक्ष में 7 रख दीजिए, अगर बराबर दाहिने पक्ष में आ गया तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो गलत है, तो आप इसी में रख दीजिए। 1/x का मान 7 ऋण 3 धन 1/7 धन 5, ये बराबर हो जाएगा 1/4 धन 1/12, लघुत्तम लेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो 4 3 12 3 धन 1 बराबर 4/12 बराबर 1/3 बराबर राइट हैंड साइड। आप देख रहे हैं बराबर 1/3 आ गया, कहने का मतलब आपका उत्तर सही है, तो उत्तर की जांच भी हो गई। तो मित्रों इसमें 11 क्वेश्चन हैं, 11 में से हमने 4 सवाल करवा दिए हैं, बाकी जो आपके 7 क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, जो शेष द्विघात समीकरण उसको भी लाएंगे और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे।